नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सुभाष बराला ने किया दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने का दावा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कृषि यंत्रों पर जीएसटी मुक्त किए जाने की उठाई मांग। महाकुंभ मेले के लिए जहरगिरी आश्रम से एक दल हुआ रवाना। निर्माण के चंद दिनों में खस्ता हाल हुई सड़क, व्यापारियों ने जताया रोष। यमुनानगर की डीपीओ के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में भाजपा सरकार ने सभी वायदे पूरे किए हैं, तभी भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा है, ये कहना था राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का। हरियाणा में 70% आबादी बीपीएल श्रेणी में आने पर बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेताओं को हवाई बातें करने की आदत हो चुकी है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार और हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार को किसान हितैषी बताया। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने जमकर कटाक्ष किए। भिवानी के निजी कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने मीडिया से बातचीत करते हुए किसान आंदोलन, दिल्ली चुनाव, एससी छात्रा के सुसाइड मामले से लेकर हरियाणा की ज्यादातर आबादी बीजेपी में आने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा में पहली 2 योजनाओं में मनोहर लाल ने सीएम रहते हुए भाजपा के संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा किया, तभी हरियाणा में तीसरी सरकार बनाकर भाजपा ने इतिहास रच दिया। अब सीएम नायब सैनी संकल्प के एक वादे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा वादा एमएसपी का था, जो हरियाणा की नायब सरकार ने पूरा किया है। वहीं किसान आंदोलन को ले सांसद सुभाष बराला ने कहा कि ये किसान पंजाब के हैं। किसानों को देखना चाहिए कि मोदी सरकार ने अब तक किसान हित में सबसे ज्यादा काम किया है। कहा कि कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पा रही है। लोहारू के सुसाइड मामले पर कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, पिछली जो 2 बार की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली थी, उस सरकार ने अपने जो वायदे हमने जो जनता के साथ किए थे, जो संकल्प पत्र में हमने बातें रखी थी, एक बात को हमने पूरा किया है। और इस बार का चुनाव नायब सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और एक इतिहास रचते हुए तीसरी बार सरकार जो बनी वो इसी आधार पे बनी कि हमने पूर्व में हमारे जो वायदे किए गए थे उनको पूरा किया है। इसी प्रकार अभी नायब सिंह जी पूरी लगन के साथ बिना समय गवाए एक विषय के ऊपर एक जो बिंदु हमारा है संकल्प पत्र का, उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे एक बड़ा वायदा था कि हरियाणा के किसान की जो फसलें हैं उसको एमएसपी पे खरीदेंगे, उसके आदेश जारी कर दिए हैं और काम मुद्दों के ऊपर और जो वायदे हमने किए उनके ऊपर लगातार जारी है। सर, किसानों की बात की, लेकिन किसान तो आंदोलन पर बैठे हैं, दोबारा से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हम किसान जो भाई हैं हमारे पंजाब के, हम उनसे बार बार अनुरोध करते हैं। केंद्र सरकार ने अनुरोध किया, बातचीत के लिए अनुरोध किया, पंजाब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अन्य सामाजिक संगठन कर रहे हैं कि आंदोलन का रास्ता छोड़ करके बातचीत पर आना चाहिए। लेकिन किसान की समस्याएं बहुत होती है, क्योंकि हम भी किसान हैं, किसानों की समस्या थोड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को, अगर किसानों के मुद्दों का समाधान करने के लिए और ख़ास करके लागत के आधार पर लागत में 50% लाभ जोड़ करके उसका भाव देना किसान को और उसकी बिक्री सुनिश्चित करना फसल की, ये हमारी तो सरकार ने किया, पूर्व की किसी सरकार ने किया हो तो बता दो। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर काम किया है तो किसान भाइयों को देखना चाहिए, हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इसलिए अगर कहीं कोई कमी रही है तो बातचीत के जरिए उसको भी पूरा किया जा सकता है। वही बात किसान नेता कह रहे हैं सर, कांग्रेस के सीनियर नेता कह रहे हैं कि बातचीत नहीं करना चाहती केंद्र सरकार, दिक्कत। देखिए, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और उधर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं किसानों के साथ। उनको किसानों के हित या किसानों के मुद्दों से कोई उनको सरोकार नहीं है। वो तो कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे दल हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई किसानों के हित की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में नायब सिंह जी के नेतृत्व में। भाजपा ने उद्योगों के 16 लाख करोड़ माफ किए, लेकिन देश के किसानों को मनरेगा मजदूर बनाने का काम किया है।
भिवानी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख व नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वे लोकसभा में कृषि यंत्रों को जीएसटी से मुक्त करने की मांग उठाएंगे। किसानों की मांगों को लेकर किसान नेता डल्लेवाल के मामले में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार पर सारा मामला ना डाले बल्कि केंद्र सरकार से वार्ता करने के लिए कहे। वहीं उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए उन्होंने पहल की है। उनका उद्देश्य इस योजना को खत्म करके सेना में स्थायी भर्ती करवाना है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख व नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने मांग की है कि देश भर के कृषि यंत्रों को जीएसटी से मुक्त किया जाए ताकि किसान जीएसटी से मुक्त हो सकें। इस बात को वे संसद में भी उठाएंगे। किसान नेता ने कहा कि आने वाले दिल्ली चुनाव को लेकर उनकी पार्टी की कोर कमेटी जल्द ही निर्णय लेगी कि किस पार्टी को समर्थन करना है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी दिल्ली चुनाव में भाजपा को कतई समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने भाजपा पर किसान विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया। वे किसान युवा क्लब के प्रधान राकेश बेनीवाल के निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए उन्होंने राजस्थान में पहल की थी। अब एक बड़ा प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान व दिल्ली के युवाओं को साथ लेकर किया जाएगा ताकि अग्निवीर योजना को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही अहीर रेजिमेंट व गुज्जर रेजिमेंट की मांग को भी सरकार द्वारा पूरा किए जाने की बात कही गई। और हरियाणा सरकार पिछले 10 साल से जिस तरीके से हरियाणा में चाहे पहले खट्टर सरकार चली, अभी सरकार चल रही है, हमें पता कि ये टारगेट करके किस तरह किसानों को कमज़ोर करने का प्रयास ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर कर रही है। क्योंकि किसान अलग अलग बंटा हुआ है, अलग अलग दलों में बंटा। भारतीय जनता पार्टी के इतने वोट नहीं आए हरियाणा चुनाव में, लेकिन चूंकि वोट बंट गया था इसलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति में किसान शब्द की कोई अहमियत नहीं है। ये किसान से अलग अपने आप को समझते हैं और किसान राजनीति के नाम से कुछ ऐसे चेहरे ला के बीजेपी के लोग खड़े करते हैं जिनको किसान के बारे में केखे के गड़ा नहीं पता, उनको ही आगे रखते हैं हर जाति से कि ये किसान का बेटा है और ये जानता है, चाहे वो कभी खेत ही नहीं गया। ये लोग आपको देश के अंदर मिलेंगे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरे समाज से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, 52 से लेकर आज तक हमेशा दबदबा जिस कौम का रहा देश के अंदर, उसका एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बना के संदेश दे दिया कि हम आपको कुछ भी नहीं समझते देश के अंदर। तो इस बात का भी हम जगह जगह विरोध भी कर रहे हैं और हम विरोध करेंगे। और आने वाला समय जो अब हम रखेंगे इस आंदोलन अग्निवीर को लेके, बड़ा आंदोलन राजस्थान से वापस छेड़ेंगे। इसमें हरियाणा को साथ लेके, पंजाब, यूपी और दिल्ली को साथ लेके हम दिल्ली का घेराव करेंगे और अग्निवीर को समाप्त कराएंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा जवानों के लिए। क्योंकि मैं जवान और किसान की राजनीति करता हूँ, मेरी पार्टी जवान किसान के लिए बनी और इसके लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। एक सर, डल्लेवाल जी 70-75 की एज के बुजुर्ग जो पिछले 40 दिनों से बैठे हैं, तो क्या किसान जातियों को नहीं चाहिए? सरकार तो सुन नहीं रही है। किसान जातियाँ तो साथ ही है ना डल्लेवाल जी के सारे, और हम किसके साथ हैं? साथ हैं, मतलब सरकार तो मान नहीं रही। तो क्या उनको नहीं एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही? देखिए मेरी बात सुनो, जब शायद पिछला जो किसान आंदोलन चला था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसका मैं सिंगल मेंबर था, नई पार्टी बनी थी 18 के अंदर, मेरी पार्टी की शुरुआत थी। लेकिन किसान हितों के लिए मैंने मंत्री पद को ठोकर मार के मोदी और अमित शाह से लड़ाई लड़ी। तो ये किसानों के लिए किया हमने, और किसके लिए किया? आज भी हम सपोर्ट करते हैं हर किसान नेता जो भी इस देश के अंदर कहीं भी लड़ रहा है, जिस परिस्थिति में लड़ रहा है किसान की बात के लिए। तो किसान का मतलब एक जाति नहीं होती, किसान का मतलब खेती करता है वो किसान है। चूँकि प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में स्नान करने के लिए जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के नेतृत्व में साधु संतों का जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। श्री महंत ने कहा कि इस बार का महाकुंभ विशेष महत्व रखता है और देश विदेश से पहुंच रहे साधु संतों के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी व ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। 12 वर्ष बाद लगने वाले महाकुंभ मेले के लिए पूरे देश और विदेशों से श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी से जहरगिरी आश्रम से एक दल साधु संतों के साथ रवाना हुआ। जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि भिवानी जिले के गांवों में फैली उनके आश्रम की सभी शाखाओं से जरूरी सामग्री लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कुंभ मेला मतलब अमृत महामंथन और अमृत वर्षा। 110 साल के बाद अब की बार ऐसा संयोग बैठ रहा है कि महाकुंभ मेले में शामिल होने व डुबकी लगाने से अति आनंद मिलेगा व सभी पापों का नाश होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भी मेले में संपूर्ण तैयारियां की गई हैं, वहीं दूर दराज से श्रद्धालु मेले में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में बड़े भव्य से मनाया जा रहा है और भारत से क्या पूरे संसार से साधु संत अभ्यागत और जो विदेशी यूरोपीय देशों में वहाँ के जो फॉलोअर्स हैं सनातन के, वो सभी आ रहे हैं। आज भिवानी से छोटी काशी से एक जत्था जिसमें पूरा भोजन सामग्री और साधु संतों का रवाना सुबह हो चुका है और अब हम जा रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ से जो जिला जनपद भिवानी है, उसके आसपास जो गांव है जहाँ हमारी शाखाएं हैं आश्रम की, मितातल, गुस्कानी, गुजरानी, तिगराना, इधर हलवास, देवसर, नवागावा और धिराना, सांगा, तो शाम के पास भागी, बघेल, सब गांव के साधु संत और महंत वहाँ के सेनापति कुंभ मेले के लिए रवाना हो रहे हैं। कुंभ मेला अर्थात अमृत कुंभ का मंथन और अमृत का वर्षा। और इस बार कुंभ मेले में 144 वर्ष के बाद ऐसी घृतपत्ति हो रही है जो कुंभ स्नान करने से जिससे आनंद और त्रैविध तापों का दमन होगा, शमन होगा। भिवानी के गौशाला मार्केट के दुकानदारों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। इस बारे में दुकानदार आनंद तायल ने बताया कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन घटिया सामग्री लगाने के कारण सड़क फिर से खस्ता हालत में पहुंच चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर आरटीआई लगाने वाले देवेंद्र ने कहा कि सड़क को बनाने में सामग्री के मापदंडों का प्रयोग न करते हुए केवल लीपा पोती का काम किया गया है। उन्होंने संबंधित विभाग से सड़क को फिर से बनाने की मांग की। गौशाला मार्केट के दुकानदारों ने मार्केट की खस्ता हाल सड़क मार्ग के विरोध में रोष जताया। दुकानदार आनंद तायल ने कहा कि कई वर्षों तक यह सड़क खस्ता हाल रही है। वर्षों बाद तो सड़क का निर्माण हुआ और वह भी चंद दिनों में खस्ता हाल हो गई। उसमें से रोड़ी निकलकर बाहर आने लगी हैं। आरटीआई लगाई गई तो सड़क का निर्माण कार्य रातों रात पूरा करके चले गए। उन्होंने कहा कि इस सड़क मार्ग को बनाने में कितनी उच्च गुणवत्ता का सामान लगा है, इसका अंदाज तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि चंद दिनों में ही सड़क की रोड़ियां बाहर निकलने लगी हैं। उन्होंने कहा कि जब ठेकेदारों से इस सड़क निर्माण के बारे में कहा गया तो उनके द्वारा दोबारा बनाए जाने की बात कही गई। आरटीआई लगाने वाले देवेंद्र ने बताया कि उन पर आरटीआई उठाने का दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने गुणवत्ता चेक करवाने की बात कही, जिसके बाद अब इस सड़क पर ऊपरी दिखावे के लिए क्रशर व सीमेंट की पतली सी परत लगाकर लीपापोती की जा रही है। इस बात को लेकर मार्केट के दुकानदारों में रोष व्याप्त है। गौशाला मार्केट भिवानी से बोल रहा हूँ। यहाँ ये सड़क जो है कुछ महीने पहले बनी थी और कुछ ही दिनों के अंदर कंक्रीट इसके अंदर से निकल गई और अब बरसात के दिनों में और ट्रैफिक के अंदर बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। और उसके बाद इनका जो पेमेंट वगैरह शायद रुका है, उसके कारण ये प्रेशर के अंदर कहते हैं जी मतलब हम इसको रोड़ी को कवर करेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। और आपके सामने है जो मसाला ये डाल रहे हैं, केमिकल के नाम के ऊपर एक झाड़ू ले रखी है, उस झाड़ू से ये केमिकल लगा रहे हैं और उसके ऊपर क्रशर डाल के सीमेंट का लेप मार रहे हैं। और 1 इंच भी मसाला नहीं है, आपके सामने है जो आप देख रहे हो, 1 इंच भी मसाला नहीं है। ये रुकने की कगार पे नहीं है, ये पैसे की वेस्टेज कर रहे हैं। इससे अच्छा इसको परसों ये बात हुई थी भी जितनी आपने उखाड़नी है, जितना मसाला डालना है, बोलो 3 इंच मसाला डलेगा तो 3 इंच सड़क को उखाड़ के 3 इंच मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से क्यों ना बना देते हैं। ये तो रोज़ का काम है। दुकानदारों को दिक्कत है, बिक्री का टाइम होता है, बिक्री होती नहीं। आज 2 दिन हो गए, बिक्री का काम नहीं है यहाँ पे। और मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, यही नगर पालिका से, भाई सड़क को अच्छी तरह से बनाएं। गौशाला मार्केट भिवानी। तकलीफ ये है जी, जब ये सड़क बनी थी, रातों रात बनी थी, पब्लिक के बीच में नहीं बनी है। रात को 12 बजे सारी रात काम करके चले गए, सुबह आए तो सड़क बनी पाई। अच्छा, उसमें उन्होंने कुछ नहीं डाला, क्रेशर है और रोडी है, सीमेंट भी नहीं है। और हमने उनको कई भी दिए और बीच में काम रोका भी था। ठेकेदार ने बोला जी ये तो ऐसे ही बनेगी। मेरा नाम विजय बंसल टैणी, प्रधान व्यापार मंडल भिवानी। आप देख रहे हैं कि गौशाला मार्केट के आगे
कुछ 1 महीना 1.5 महीना पहले सड़क सीसी की पास हुई थी और बनी थी। उस सीसी की सड़क का 1 महीना के अंदर अंदर ऐसा बुरा हाल हो गया भी जाने कभी बनी नहीं थी। आप देख रहे हैं कि इसकी टेंडर के पैसे पास कराने के लिए ऊपर थोड़ी सी लिपा पुत्ती की जा रही है, हल्का हल्का आधा इंच से भी कम मार घेर के और लेप किया जा रहा है। इस कमेटी सबसे बुरी भ्रष्टाचार की भेंट है। ऐसा ही मामला सेठ क्रोडिबल पार्क का है, जहाँ 4 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार से क्रोडिबल पार्क के पास किए थे। आप देख रहे हैं कि उस पैसे की कैसे बंदरबाट हुई है। बिल्कुल भी 1 पैसे का भी कोई 4 करोड़ के नाम पे 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगे। मैं तो ये मांग करता हूँ भी हरियाणा सरकार से इन सभी भिवानी में जितने भी नगर पालिका काम हुए हैं 5-10 सालों से, उसकी पूरी की पूरी सीबीआई जांच और विजिलेंस की जांच करा के इन बड़े बड़े अधिकारियों को अंदर किया जाए और इनके खाते से रिकवरी की जाए। पूरी भिवानी में नगर पालिका के पैसे की बंदरबाट के सिवा कुछ भी नहीं है। यमुनानगर के जिला परियोजना अधिकारी द्वारा सुपरवाइजर्स को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के विरोध में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत भिवानी की सुपरवाइजर्स ने भीम स्टेडियम में प्रदर्शन किया। सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले किए गए प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रधान कुसुम मलिक ने कहा कि लंबे समय से यमुनानगर में सुपरवाइजर्स व अन्य स्टाफ को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। शीर्ष अधिकारी का यह रवैया बेहद शर्मनाक है। प्रदर्शनकारी सुपरवाइजर्स ने यमुनानगर की अधिकारी पर तानाशाही के आरोप लगाते हुए विभाग के निदेशक को परियोजना अधिकारी भिवानी के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा। ICDS सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत सुपरवाइजर भीम स्टेडियम में एकत्रित हुई तथा प्रदर्शन कर जिला परियोजना अधिकारी को निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रधान कुसुम मलिक ने कहा कि DPO यमुनानगर द्वारा काफ़ी समय से लगातार सुपरवाइजर्स और अन्य स्टाफ को मानसिक परेशान किया जा रहा था और शोषण किया जा रहा था। इस अधिकारी का बातचीत का रवैया बेहद अपमानजनक है। DPO व्यक्तिगत टिप्पणियां करती हैं और धमकियां देती हैं। इस प्रकार की कार्यप्रणाली व तानाशाही को लेकर राज्य भर में सुपरवाइजर और अन्य स्टाफ में भारी रोष है। एसोसिएशन इस प्रकार की तानाशाही का डटकर विरोध करेगी। अगर DPO यमुनानगर पर इतने उत्पीड़न करने के बावजूद भी सरकार व विभाग कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करते हैं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। एसोसिएशन ने मांग की है कि उक्त अधिकारी की निष्पक्ष जांच कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। प्रदर्शनकारी सुपरवाइजरों ने सरकार व अफसरशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर काफ़ी टाइम से जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं मिसेस बलजीत कौर यमुनानगर में। काफ़ी टाइम से उनका हर टाइम मतलब छोटे छोटे टाइम सेगमेंट्स में बात आती थी हमारे बीच में। उस बारे में उनका सस्पेंशन भी है, चार्जशीट भी है कि वो बड़ी बदतमीजी से पेश आती हैं सुपरवाइजर्स के साथ, बाकी सभी स्टाफ्स के साथ भी। तो 25 दिसंबर से पहले 23-24 दिसंबर को भी उन्होंने बिल्कुल अपने ऑफिस में बुलाकर एक सुपरवाइजर के साथ बड़ी बदतमीजी की। वो बॉडी शेमिंग के भी वर्ड्स बोले, फिजिकली वो अपना ब्लेम करती रहती हैं और मतलब ग्राउंड पर भी उनका काम कोई संतोषजनक है नहीं। सारा काम सुपरवाइजर्स करती हैं। 9 to 5 की ड्यूटी के बाद भी कोई उनको छुट्टी नहीं है। सारे वर्कलोड के बाद भी वो बड़े सभ्य तरीके से अपना काम निपटाती रहती हैं। आप ट्रीट भी कम से कम कर्मचारी को एक अगर आप नहीं अप्रिशिएट कर सकते तो कम से कम बेइज्जती करके तो उनका ऐसा दुर्व्यवहार के साथ उनकी बेइज्जती नहीं की जा सकती। भिवानी से आज हम सब ने सुपरवाइजरों ने जो है DPO मैडम को ज्ञापन दिया है यमुनानगर की DPO के खिलाफ। हम ऐसे कर्मचारी को कुर्सी पर नहीं रहने देंगे जो नारी के प्रति ऐसे शब्द बोलती है। हम सभी एक है और बिल्कुल इस सारी सुपरवाइजर एक होकर इसके लड़ेंगी। हमें ये भी संज्ञान में आया है कि एक सुपरवाइजर ने तो उनकी ये असहनीय बातें सुन के वो सुसाइड तक चली गई है। और अब चलते चलते
सभ्यता, संस्कृति, भावनाओं व संवेदनाओं के ऊपर हावी होते धन के प्रभाव ने जहां रिश्तों को खत्म करने का काम किया है, वहीं नए बनने वाले वैवाहिक बंधन पर भी काफ़ी बुरा असर डाला है। यह कहा जाता है कि उच्च वर्ग से शुरू हुई दिखावा व पैसों के प्रदर्शन की चाल ने मध्यम वर्ग से होते हुए निचले वर्ग पर भी काफ़ी असर डाल दिया है। आज हर रिश्ते नाते के ऊपर केवल धन हावी हो गया है। इससे जहां रिश्ते टूट रहे हैं और नए रिश्ते बन नहीं रहे हैं, यानी कि जिस आयु में युवा युवतियों को विवाह बंधन में बंध जाना चाहिए, धीरे धीरे यह आयु आगे सरकती जा रही है। अभिभावक जब युवा होते अपने पुत्र एवं पुत्री से विवाह की बात करते हैं तो अधिकतर आनाकानी का जवाब मिलता है। इसका बड़ा कारण आज युवक और खासकर युवतियां आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं और इसी सेल्फ डिपेंडेंसी के कारण युवतियां वर ढूंढने के वक्त अपनी चाहत को आगे रखने लगी हैं। आज प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रही युवतियों को सैलरी के रूप में मोटी रकम मिलती है। कहा जा सकता है कि पैकेज बढ़ गए हैं। बढ़िया सैलरी के चलते आज रिश्ते करते वक्त युवक युवतियां पैकेज देखने लगे हैं। तो इसलिए आज की शादियां भी एक तरह से पैकेज मैरिज बनकर सामने आ रही है, जहां सिर्फ पैकेज की तवज्जो दी जा रही है, बाकी बातों को अगली प्राथमिकताओं में रखा जा रहा है। इसे धीरे धीरे समझा जा सकता है कि जब शादी हुई ही पैकेज के आधार पर है तो वह कितनी लंबी चलेगी, और ऐसी शादियों के बाद जब पति पत्नी की जॉब में कहीं दिक्कत आती है तो दूसरे पक्ष को लगता है कि अब महत्व खत्म हो गया है। अच्छे रिश्ते के लिए करना यह होगा कि युवक और युवती रिश्ता करते वक्त सबसे पहले संस्कारों को आगे रखें, परिवारों को आगे रखें और प्रदर्शन व पैसों को पहली प्राथमिकता न दें। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सुभाष बराला ने किया दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने का दावा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कृषि यंत्रों पर जीएसटी मुक्त किए जाने की उठाई मांग। महाकुंभ मेले के लिए जहरगिरी आश्रम से एक दल हुआ रवाना। निर्माण के चंद दिनों में खस्ता हाल हुई सड़क, व्यापारियों ने जताया रोष। यमुनानगर की डीपीओ के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।